मोटापे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग भी परेशान हैं अपने मोटापे से? क्या आप लोगों को भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है अपने मोटापे से? तो वो तो एक बात होगी, वो तो एक साइकोलॉजिकल पार्ट होगी। और मोटापे के क्या क्या प्रभाव होते हैं? मोटापे हम लोग इस साइंटिफिकली मेडिकली किसे कहेंगे, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की है मोटापे को लेकर के, और कितनी कितनी रिसर्च हो रही है। तो चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, पीछे मत छोड़िएगा। और देखिए, मुझे ज़्यादा बहुत ही फैंसी वो एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती है। जो बोलता हूँ खड़ा बोलता हूँ, जो बोलता हूँ एक्यूरेट होती है, उसमें कोई भी इधर उधर नहीं होती है। और मेरा काम एक ही होता है कि आप लोगों को वीडियो के मार्फत से इन्फॉर्मेशन देना ना, आप लोगों को गाइड करना, और थोड़ी बहुत भी आप लोगों की समस्या है वो आप लोगों को अवेयर कराना, और टाइम पर डिसीजन लेना। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे जाने क्लिनिकल गुरुजी में। मैं हूँ डॉक्टर राना। तो चलिए बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और तकरीबन अभी के जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वो मैक्सिमम ओबेस हो रहे हैं। आप तकरीबन इसे फास्ट फूड जो आजकल का फास्ट ग्रोइंग जो कल्चर है, सभी के पास, किसी के पास पौष्टिक आहार हेल्दी डाइट खाने का टाइम नहीं है। जिसको जो मिला वही खा के वो निकल रहा है। कुछ भी बर्गर हो, सैंडविचेज हो, तो अगर ऐसे मेंटेन नहीं करेंगे तो ओबेसिटी का शिकार होना तो एक आम सी बात हो जाएगी। और तकरीबन अगर मैं यूएसए का डाटा आपको बताऊं तो हर एक साल 190 बिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों, 190 बिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट और ओबेसिटी के मेडिकल कंसल्टेशन के लेकर के। तो ओबेसिटी को अगर हम लोग साइंटिफिकली डिवाइड करें तो इसका जो सबसे प्रचलन, आप जिम में भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, हेल्थ फिटनेस क्लब्स में भी जाइए, तो वहाँ पर एक पैरामीटर यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स किसे बोलेंगे? जहाँ पर एक वेट इन केजी, आपका तौल जितना है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर। फार्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स का, आपके तौल का जो केजी, पाउंड में नहीं केजी में वेट, जो तकरीबन हमारे साउथ एशियन नेशंस हम लोग जहाँ पर बिलोंग करते हैं वहाँ पर केजी में ही ली जाती है। पाउंड का सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन नेशंस में होता है। तो केजी में वेट लेकर के अपने हाइट, जो तकरीबन हम लोग अपना हाइट जो मेज़र करते हैं वो तो फीट में मेज़र करते हैं, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, और वेट इन केजी, और जितना मीटर में आएगा उसका स्क्वायर लेकर के डिवाइड कर देना है, तो तकरीबन एक बीएमआई निकल जाता है। तो अगर इसको कैटेगोरिकली डिवाइड करें तो ऐसा ऐसा माना जाता है कि अगर आपका तौल 25 से लेके 30 के बीच में अगर आपका बीएमआई पड़ रहा है, 18 टू 25 नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल अगर हम बॉडी फैट बोलेंगे, 18 टू 25 का जिसका बीएमआई का अंदर इसके रेंज में आता है तो वो लोग नॉर्मल बोले जाते हैं। ठीक है, 25 टू 30 अगर किसी के अंदर बीएमआई आ गया, अगर किसी का बीएमआई 25 और 30 के अंतर्गत आया तो उसको बोला जाता है ओवर वेट। वो ओबेज नहीं हुए, वो ओवर वेट कैटेगरी में आ जाते हैं। और जिनका वेट 30 टू 39.9 का अंतर्गत अगर बी एम आई आ जाता है, वेट नहीं सॉरी बी एम आई, अगर जिनका बी एम आई 30 टू 39.9 के अंतर्गत आता है तो उसको बोला जाता है ओबेसिटी। ठीक है, और ओबेसिटी में भी कैटेगराइजेशन होता है दोस्तों। ओबेस तो आप हो गया अगर आपका बी एम आई 30 से ऊपर है और 39.9 तक लेकर है तो उसको ओबेस बोलेंगे। तो ओबेस में भी एक होता है मॉडरेट ओबेसिटी और एक होता है सीवियर ओबेसिटी। अगर आपका बी एम आई 40 से 50 में है, 30 से अगर 39.9 तक है तो आप हो गए ओबेज, 40 से लेकर 50 तक है तो आप हो गए मॉर्बिड ओबेज, और 50 से ऊपर है तो आप हो गए सीवियर ओबेज, मतलब ओबेसिटी का पराकाष्ठा जिसे बोला जाता है। अगर 50 से ऊपर आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है तो वो हो जाता है सीवियर ओबेज, जो कि बहुत सारे दुख कष्ट को निपटा सकता है, बहुत सारी तकलीफ़ें आपको दे सकता है। अगर इसके सिस्टम वाइज तकलीफ़ों के बारे में बात करें तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, मतलब सोते वक्त आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकियल आजमा, आप आजमा का शिकार भी हो सकते हैं। और जो मेटाबॉलिक अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मेटाबॉलिक में सबसे कॉमन इफ़ेक्ट सभी को पता है, हमारी सोसाइटी में एक ये फैल चुका ओबेसिटी के साथ, इसको जनरली ओवरवेट के साथ एसोसिएट किया जाता है। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। ओबेज है तो आपकी प्रोबेबिलिटी डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की और दूसरे कहीं भी कारण से बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ओबेज आदमी को ज़्यादा सतर्कता और अपने ब्लड शुगर लेवल का एक विवरण लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में डायबिटीज़ हो गया, रेस्पिरेशन में हो गया, कोरोनरी हार्ट में तो इसका
बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, जो कि बाद में जाके आपको एंजाइनल पेन में भी हो जा सकता है, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक की समस्याएं में भी जा सकता है। तो ऐसी बीमारियां ओबिसिटी के, अगर आप सीवियर अथवा मॉडरेट ओबेस में, मॉर्बिड ओबेस में आ जाते हैं, तो ऐसी समस्याएं का सब आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ओबिसिटी जितनी हम कम सोच, कम जितना इसको आंकते उतना है नहीं। फिलहाल अभी की सोसाइटी में जिम कल्चर आ गया है, बहुत सारे अभी जिम फिटनेस क्लब्स में जाने लगे हैं, अपने हेल्थ के बारे में देखने लगे हैं, मगर फिर भी उसका रेशियो बहुत ही कम है। एडजस्टेबल लाइफस्टाइल बहुत सारे लोग अपना जाते हैं कि ठीक है यार, कभी कभार हो जाता है, जैसे जैसे साल बीतेगा खाना नहीं छूटना चाहिए, खाना मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगा, मेरा वेट बढ़े तो बढ़े। मगर ऐसा सोच के आप अपने फ्यूचर जो आपकी ईयर्स है उसको आप तकलीफ में ले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको ओबेसिटी का डेफिनेशन बता दिया, टाइप्स बता दिया, इसका इफेक्ट्स भी थोड़ा बहुत बता दिया। अगर इसको हम इन्वेस्टिगेशंस, आप किसी भी फिजिशियंस के पास जाएंगे तो क्या क्या आपको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो मैंने पहली बात, ओबेसिटी और डायबिटीज़ का जन्म जन्म का रिश्ता है। जिसको ओबेज है वो डायबिटीज़ के बहुत ही ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन, जिसे कहा जाता है HbA1c। अगर वो 6.5 ग्राम परसेंटेज से ज़्यादा हो, वो जनरली लास्ट 3 मंथ्स के ब्लड शुगर का मेजरमेंट होता है, और वो 6.5 ग्राम परसेंटेज से ज़्यादा हो तो वो एक कैटेगोरिकल डेफिनेशंस के डायबिटीज़ के अंदर आता है। उसके साथ साथ ही थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे हम, हाइपोथायराइडिज्म है या आप हाइपोथायराइडिज्म है। जनरली ओबेस में हाइपोथायराइडिज्म की समस्याएं होती है, उसमें उन लोगों में थायरोक्सिन, जनरली T3 ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे हम कहते हैं, टेक्निकल टर्म है, सुनते जाइए, आप लोगों को थोड़ी बहुत ज्ञान होगी। मैंने पहले बोला था इसमें कोई ढकोसलाबाजी नहीं होगी, जो होगी साइंटिफिक बात मैं करूँगा। आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। तो थायरोक्सिन की कमी अगर शरीर में हो तो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार लोग होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का उसमें चर्चा करेंगे। हाइपो के बारे में करेंगे, हाइपर के बारे में करेंगे, हार्मोन्स के बारे में करेंगे, ठीक है। तो थायरोक्सिन का लेवल अगर कम हो हाइपोथायराइडिज्म में भी ओबेसिटी की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है, लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है, HbA1c करना पड़ता है, उसके बाद एक टेक्सा स्कैन हो गया। देखिए, अगर ओबेसिटी होगा तो जब आप एल्डरली ग्रुप ऑफ पेशेंट, मतलब 50-60 साल अगर आप क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद ओबेज के आप लोग कैटेगरी में आते हैं, तो उनमें एक समस्या होती है, जो नी जॉइंट है हमारा उसका कमज़ोर होना। कहने का मतलब, जो आपका हिप रीजन है, हिप रीजन अगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आपका ज़्यादा हैवी हो गया तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे पेल्विक गर्डल के नीचे आ जाता है, हमारे कमर के जो नीचे का पोर्शन होता है, उसमें नी जॉइंट होता है, फीमर होता है, ये बोन्स में ज़्यादा असर पड़ता है। उस जॉइंट का वेयर एंड टियर होने में, खराब होने की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। उस बीमारी को हम लोग ओस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, जहाँ पर नी जॉइंट का हो जाता है, घुटने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। कभी कभी इस बीमारी में नी रिप्लेसमेंट भी करानी पड़ सकती है। तो ऐसे में वेट को कम करना और वेट को ज़्यादा बढ़ने देना, ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। देखिए, कभी कभार ओबेसिटी जो है वो जेनेटिक्स भी होती है। कहने का मतलब, आप कम खाइए, ठीक है, आप कम खाइए, आप बहुत व्यायाम करें, मगर फिर भी आपका वेट लगातार बढ़ता रहता है, तो इसमें कुछ जेनेटिक और मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, जिनका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव प्लान बनाना पड़ता है। उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता, मगर फिर भी आपका वेट बढ़ता रहता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग और एक प्रॉपर सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने आप लोगों को तकरीबन ये बताया, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया, टाइप्स के बारे में बताया, इफेक्ट्स के बारे में बताया। मोटा मोटी देखिए, मैं इस वीडियो के मार्फत से आप लोगों को थोड़ी बहुत सब के बारे में बता रहा हूँ। पूरा जितना डॉक्टर को आना चाहिए उतना आप लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर मोटा मोटी समझिए कि होता क्या है ओबेसिटी, और ओवर वेट हम लोग किसे बोलेंगे। तो ठीक है, अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस में आप लोग ओवर वेट आ गए तो इसको कैसे कम किया जाए। तो आप लोगों को बहुत से लोगों को पता है, इंटरनेट में भी लाखों करोड़ों ऐसे वीडियो हैं, और गूगल में ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इसको डिवाइड किया जाता है। मतलब ऐसी दो पद्धतियाँ जिसमें एक में आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक में दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो सबको पता है, मॉर्निंग वॉक हो गया, जॉगिंग हो गया, अपने लाइफ स्टाइल, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, लाइफ स्टाइल हैबिट को चेंज कीजिए, जंक फूड कम कीजिए, ऑयली स्टफ्स को कम कीजिए, पौष्टिक आहार, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर्स,
खाने की आवश्यकता होती है। रनिंग बहुत इफेक्टिव हो सकता है, वो भी स्लो रनिंग नहीं, उसको बोला जाता है ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब इसमें ना आप दौड़ रहे हैं ना आप धीरे चल रहे हैं, ठीक है। वैसा आपको एक वेट लॉस तुरंत नहीं होगा, 5-6 महीने की ट्रेनिंग हो सकती है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप एक फिटनेस प्रोग्रामर, एक आप जिम क्लब में जाके फिटनेस को भी हायर कर सकते हैं। वो आपका एक बॉडी के अनुसार, आपके रूटीन के अनुसार एक प्लान बना सकता है। तो ये हो जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे 3 कैटेगरी के मेडिकेशन जनरली यूज होते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाए, अगर आप नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके थक चुके हैं और असर ओबिसिटी का आपके शरीर पे पड़ने लगा है, तो ऐसे में 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं जनरली जो इसमें कारगर साबित हो सकती हैं। पहली तरह की दवाइयाँ होती हैं जिसको खाने से भूख कम लगती है। जी हाँ दोस्तों, भूख कम लगती है। अगर आपको भूख ही कम लगेगी तो आप लोग कम खाएंगे तो जनरली बॉडी की जितनी डिमांड उतनी नहीं होगी, और इसमें बॉडी फैट का डिजॉल्व होना और वो उसको एनर्जी के रूप में यूज होना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। दूसरी कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन होता है जिसका वो एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। मतलब खाना तो आप जितना नॉर्मली खा रहे हैं तो उतना तो आप खाएंगे, बट बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, जो कि लाइपेज एंजाइम सेक्रेट होता है, जो कि फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में जो कन्वर्ट करता है, उसमें एक एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को इसमें इम्पेयर किया जाता है कि जितना आप खा रहे हैं उतना एब्जॉर्ब ना हुआ। तीसरे कैटेगरी की मेडिकेशंस वो होती है जिसमें आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि आप इतने एनर्जी आपका एक्सपेंडिचर होने लगता है कि एनर्जी कम हो जाए आपके बॉडी में स्टोर करने के लिए, ग्लाइकोजन की कमी हो जाए। ग्लाइकोजन की जनरली जो कि लिवर में स्टोर करते हैं, जो कि पावर हाउस एक हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का एक स्टोर बैंक भी हम लोग जिसे वॉल्ट कह सकते हैं। तो ऐसे जनरली 3 कैटेगरी के मेडिकेशंस यूज होते हैं। तो आप लोगों ने कई बार इंटरनेट में भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलने को आता है, कभी उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, उसका इफेक्ट्स भी बढ़ने लगता है। तो कभी कभी ऐसे स्थितियों में सर्जरी करने की नौबत भी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ओबिसिटी में आजकल सर्जरी भी आम जैसी हो गई है, और इसके लिए आपका एक बॉडी का प्रोफाइल निकालना, एक हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट, एक प्रॉपरली जो फिजिशियंस और सर्जन का एक कोलैबोरेटिव इफोर्ट मिल के कौन सा आपके लिए इफेक्टिव होगा, आपके लिए सर्जरी वास्तव में ज़रूरी है भी कि नहीं है, तो ऐसे ऐसे में आपको वो सलाह दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ नाम सुन लीजिए, रॉक्स एंड वाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी किया जाता है। दूसरा होता है आपका एक बिलियो पैनक्रियाटिक बाईपास होता है, एक गैस्ट्रिक वैगोटोमी होता है। तो ऐसे बहुत सारे हाईली सिलेक्टिव वैगोटोमी होता है। तो ऐसे बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जो कि ओबेसिटी के प्रोग्राम में यूज होते हैं, बॉडी फैट को सर्जरी के माध्यम से कम करने के लिए, मगर बहुत सारे लोगों के लिए प्रीफर नहीं होते। जनरली कभी भी आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ही अडॉप्ट करने के लिए सलाह दी जाएगी कि आप लोगों को कोई भी ऐसी इफेक्टिव मीन्स ना यूज़ करनी पड़े, और आपका बॉडी वेट जो है वो सिक्वेंशियल तरीके से धीरे धीरे करके कम होता जाए, और आपको उसका फ़ायदा भी दिखने लगे, और कोई भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट से आपको तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जा रही है, वैसे तो बोलने के लिए भी इसमें और भी बोल सकता हूँ, मगर अभी के लिए बस इतना ही। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के मार्फत से आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की होगी, आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी की होगी, थोड़ी बहुत मेडिकल और टेक्निकल टर्म है आप लोगों को समझ में आई है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन बढ़ते। और आप लोग मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।